शुरुआत करते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो फिनलैंड से रिलेटेड है। किस प्रकार से फिनलैंड न्यूट्रल वाली कंडीशन से नाटो की तरफ में शिफ्ट हुआ है। तो अभी हाल ही में हम बहुत सारी न्यूज़ें देख रहे थे कि कई सारे जो नए नए देश हैं वो नाटो के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। अब नाटो चूँकि एक मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस का मतलब ये है एक देश पर हमला का मतलब सभी देशों के ऊपर हमला। उस टाइम में सब देश मिलकर के उस देश का साथ देंगे और जो जिसने हमला किया है उसको हराएंगे। इस प्रकार से इसका सिस्टम चलता है। ठीक इसी प्रकार से यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने जा रहा था। यूक्रेन और रसिया के युद्ध का। अब कुछ फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ भी हैं जो कि नेटो में शामिल होना चाहती हैं। तो इसी के ऊपर एक आर्टिकल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया किसको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, और ये बन गया 31वें नंबर का इसका मेंबर। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट है। गिवन दैट नाटो सिक्योरिटी गारंटीज विल एक्सटेंड टू दिस कंट्री विच शेयर 1340 किलोमीटर बॉर्डर विद रसिया। अब यदि मैं नाटो के साथ में जुड़ गया हूँ, इसका मतलब ये हो गया है कि अब मेरी जो बॉर्डर है जो कि रसिया से लगी हुई है, यहाँ पर सिक्योरिटी नाटो के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी, इसकी मुझे गारंटी मिल जाएगी। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है नाटो के इतिहास में, और ये एक प्रकार से सिंबोलिज्म है, फुल ऑफ सिंबोलिज्म आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म किसको बोलेंगे हम, प्रतीकात्मक, प्रतीक, प्रतीकवाद सिंबोलिज्म कहलाता है। क्योंकि नाटो क्या क्लियरली बोलता है, एक एडिशनल पॉइंट है रसिया के अगेंस्ट में। ड्यूरिंग द फ्लैग राइजिंग सेरेमनी इन ब्रुसेल्स, द नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग said Finland is safer and NATO is stronger with Finland as an ally। इसका जब समारोह का आयोजन किया जा रहा था उस टाइम में नेटो की तरफ से क्या कहा गया, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग, उनका कहना है कि अब फिनलैंड सुरक्षित है। इसके साथ साथ में नाटो भी मजबूत हुआ है यदि फिनलैंड हम लोगों के साथ में जुड़ा है तो। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है जो रसिया की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सिग्नल दिया है कुछ संभावित काउंटर मेजर्स का। फिनलैंड ऐसा कदम उठाया तो हम ऐसा कदम उठाएंगे। इसके लिए उसकी जो सिक्योरिटी है और उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो चीज़ प्रभावित हो सकता है, किसका, फिनलैंड का। चूँकि उनका ब्लेमिंग ये है, वो नाटो के ऊपर ब्लेमिंग करते हैं फॉर एग्रीवेटिंग द टेंशन, नाटो के चलते चलते टेंशन बढ़ रही है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। ये जो डेवलपमेंट है इसको आप देख सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन के रूप में, चाहे वो फिनलैंड हो चाहे वो स्वीडन हो, ट्रिगर्ड लार्जली बाय द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और एक रीज़न ये भी रहा है जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हम नाटो से जुड़ जाएं, ताकि जब कभी भी ख़राब कंडीशन युद्ध की स्थिति आए तो नाटो के मेंबर कंट्री हमारी सहायता कर सकें। इसलिए ये नए नए देश इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिनलैंड जो है निश्चित ही पहला ऐसा मेंबर नहीं है एंड विल नॉट बी द लास्ट नेबर ऑफ रसिया, और ना ही ये रसिया का लास्ट नेबर है जिसने इस अलायंस को ज्वाइन किया है। फिनलैंड के एक्सेशन से पहले कुछ कंट्री ऐसी हैं जैसे कि नॉर्वे 1949 में, एंड ए फाउंडिंग मेंबर रहा है नॉर्वे।
लातविया ने 2004 में ज्वाइन किया, एस्टोनिया ने 2004 में, और पोलैंड ने 1999 में, लिथुआनिया ने 2004 में। ये ऑलरेडी नाटो के पार्ट हैं। इस सिनारियो में रसिया को ज़रूरत है कि वो कुछ कैसे, अभी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ग्रो हो रही हैं उनसे आप कैसे करके नेविगेट कर सकते हैं, कैसे करके आप निपट सकते हैं। और ये जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसके लिए कुछ कुछ जिम्मेदार रसिया अपने आप में है। पास्ट की बात करी जाती है कि किस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड टाइम हमारा रहा है। लगभग 200 साल की बात करें तो जो रसिया और फिनलैंड के बीच में रिलेशन है ना, इसको आप स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन और कंप्रोमाइज़ का कॉम्बिनेशन आप मान सकते हैं। 1809 में रसिया का जो जार था अलेक्जेंडर फर्स्ट, इसने हरा दिया था स्वीडन को और फिनलैंड को अपने कब्जे में ले लिया एंड मेड इट एन ऑटोनोमस ग्रांड डची ऑफ द रशियन एम्पायर। जब इसने अब जीत लिया फिनलैंड को तो फिर इसने इसको क्या काम किया, ऑटोनोमस ग्रांड डची, ऑटोनोमस राज्य के रूप में बना दिया। और यहाँ पर एम्पायर किसका चल रहा है, रसिया का। फिर 1917 में जार वाला जो रिजीम सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है एंड द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन पेव्ड द वे फॉर द फुल इंडिपेंडेंस ऑफ फिनलैंड। 1917 में जार सिस्टम ख़त्म हो गया, बोल्शेविक क्रांति हुई और यहीं से फिनलैंड की स्वतंत्रता की डिमांड उठी थी। फिर हम 2 विश्व युद्ध देखते हैं। फिनलैंड के निवासियों ने ये फील किया लेस थ्रिएटन्ड बाय जर्मनी देन बाय रसिया। इनको उतना खतरा नहीं है जर्मनी से जितना इनको खतरा था रसिया से, इवन ड्यूरिंग द एरा ऑफ द थर्ड रीच। अक्टूबर 1939 में स्टालिन ने प्रपोज किया था कि हम जो है रिवीजन करेंगे फिनिश रशियन बॉर्डर को, जहाँ पर पीटर द ग्रेट का जो फ्रंटियर है इसने लेआउट, इसके बाद क्या है, पीटर द ग्रेट का फ्रंटियर की स्थापना की गई थी, मतलब इसको लेआउट किया गया था 1721 में। तो अब 1721 में फ्रंटियर भी स्थापित हो गई, मतलब सीमा भी निर्धारित हो गई। 1 महीना के बाद में सोवियत यूनियन ने अटैक कर दिया था फिनलैंड के ऊपर, एम्प्लॉइंग फ्रॉडलैंड प्रीटेक्स्ट एंड जस्टिफिकेशन। और यहाँ पर किसी भी प्रकार से हमें क्लियर रीज़न नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि हमें कपटपूर्ण व्यवहार देखने को मिला एंड जस्टिफिकेशन भी उसका अच्छा नहीं रहा, औचित्य भी कोई मतलब ही नहीं रहा था। तो जो विंटर वार है 1939 और 1940 का, लास्टेड 3.5 मंथ, 3 से लेकर के 3.5 महीना तक ये युद्ध चलते रहा था। द फिन्स लॉस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ देयर टेरिटरी बट रिटेन देयर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिनलैंड के निवासियों को अपना कुछ हिस्सा तो खोना पड़ गया, लेकिन उनको यहाँ पर आज़ादी मिल गई। कब की बात है, 1939 से 1940 की बात है। फिर युद्ध होता है जो पूर्व यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और फिनलैंड के बीच में 1941 में फिर से युद्ध होता है, सपोर्टेड बाय द फिनिश अलायंस विद द थर्ड रीच। जो फिनिश अलायंस है उसकी सहायता किसने करा, थर्ड रीच ने करा। फिनलैंड हैड बीन डिफीटेड बट वाज एबल टू एवर्ट एनिमी ऑक्यूपेशन। यहाँ पर भी फिनलैंड की हार हुई थी, यहाँ पर भी डिफीट हुआ, लेकिन वो इतना तो योग्य हो गया था कि वो एवर्ट कर सके। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है हटा देना, एवर्ट एनिमी ऑक्यूपेशन। रसिया की सेना ने जो ऑक्यूपेशन करके रखा था, ठीक है, उनको यहाँ से हटा दिया गया, इतना तो असर पड़ा था। ड्यू टू स्किलफुल डिप्लोमेसी एंड प्राग्मेटिक ऑफ जुहू कुश्ती पासिकीवी
ये फिनिश प्रेसिडेंट थे 1946 से 56 के बीच में। फिनलैंड ने सेव करा था अपने आप को फ्रॉम द स्प्रीड ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपने आप से फिनलैंड ने अलग रखा। फिर 1948 में एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप हुआ, फ्रेंडशिप कोऑपरेशन म्यूचुअल असिस्टेंट, इसको साइन किया गया था यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में। इसका मतलब ये हो गया फिनलैंड की डिज़ायर है कि वो अभी भी आउटसाइड में रहना चाहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बिटवीन द ग्रेट पावर। दिस केम टू बी नोन एज फिनलैंड्स न्यूट्रलिटी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिर न्यूट्रलिटी आप बोलोगे किसको। तो जो बड़ी बड़ी पावर हैं उनके बीच में फंस कर के रहना नहीं है अपन को, अपने को न्यूट्रल बन के रहना है, ऐसा फिनलैंड का सोचना था। इसके बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज हो सकती हैं या फिर क्या क्या बदलने वाला है। इस परिस्थिति में जो डिसीजन लिया गया है फिनलैंड के द्वारा, इसको आप देखते हैं एज ए रेशनल चॉइस के रूप में, बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस शुड नॉट बी एग्जरग्रेटेड अननेसेसरली। लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर के सामने आने वाला है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है एग्जरग्रेटेड, मतलब बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, और अननेसेसरली मतलब होता है अनावश्यक रूप से। आफ्टर ऑल कोऑपरेशन बिटवीन फिनलैंड एंड नाटो बिगन एज अर्ली एज इन 1994। आगे फिर फिनलैंड क्या है नाटो के करीब जाने लगा, दोनों के बीच में 1994 से ही कोऑपरेशन बढ़ते गया। फिर पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम भी लाया गया। फिनलैंड हैड द स्टेटस ऑफ ए इन्हेंस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर। फिनलैंड को कौन सा दर्जा दिया गया है? इन्हेंस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर का दर्जा दिया गया है, एंड contributed in a significant manner to the NATO lead operations in बाल्कन, अफगानिस्तान एंड इराक। और फिनलैंड ने काफ़ी कुछ मदद किया है नाटो के द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए थे बाल्कन में, अफगानिस्तान और इराक में। अब नोट करने वाली ये बात ये है कि ये जो फिनिश सिस्टम ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन है हैज़ जनरेटेड sufficient resources of for the army, navy and air force to act effectively in war situation। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह बताई जा रही है, ठीक है, कि जो फिनिश सिस्टम है, फिनलैंड का सिस्टम है कॉन्स्क्रिप्शन का, मतलब इसके भर्ती होने का, ये भर्ती हुआ है नेटो में, इसने जनरेट कर दिया है एक सुफिशियंट रिसोर्सेस फॉर द आर्मी को रिसोर्सेस मिल जाएंगे, नेवी को, एयरफोर्स को वार की सिचुएशन में। अब हम यदि बात करें फिनलैंड की कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से, वहाँ के संविधान के हिसाब से, प्रत्येक फिनलैंड के सिटीजन का ये दायित्व है कि वो पार्टिसिपेट करे कहाँ, नेशनल के डिफेंस में। दूसरे शब्दों में कहें, इवन प्रायर टू इट्स नाटोस मेंबरशिप, नाटो में शामिल होने के पहले ही फिनलैंड हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट पॉसिबल एग्रेशन। नाटो ज्वाइन करने के पहले ही अपने आप को वो इतना तैयार कर रहा था कि पॉसिबल कभी एग्रेशन आया, सीमा विवाद हुआ रसिया के साथ में, तो उससे वो निपट सके। तो जो मेन रीज़न है फिनलैंड के डिसीजन का टू रिसीव एडिशनल सिक्योरिटी गारंटी फ्रॉम नाटो से मुझे एडिशनल सिक्योरिटी गारंटी मिल रही है, ठीक है, जिसका उल्लेख किया गया है नाटो के आर्टिकल 5 में, नाटो के फाउंडिंग ट्रीटी में। इट बाइंड्स द मेंबर्स टुगेदर, इससे जो मेंबर हैं ना आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पर कमिटमेंट किया जाता है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे ईच अदर को, एंड सेटिंग ए स्पिरिट ऑफ सोलिडारिटी विद इन द अलायंस। इसी सेंस में फिनलैंड का जो नाटो मेंबरशिप है
इसको आप देख सकते हैं इस लेंस से, किस लेंस से, कन्वेंशनल डिटेरेंस। फिर 1983 की तरफ यदि आप बढ़ेंगे, प्रोफेसर जॉन मैस्मायर ने डिस्क्राइब किया था इस कॉन्सेप्ट को एज एन अटेम्प्ट टू परस्यूड एन एडवर्सरी नॉट टू इनिशिएट ए वार। आप अपने आप को बचाने के लिए ये कदम उठा रहे हो, आप युद्ध पैदा करने के लिए ये कदम नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद वाला जो सेकंड एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वनों में जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं, उनके जो अधिकार हैं उनके बीच में कैसे करके आप बैलेंस स्थापित कर सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। इंडिया की टाइगर की पॉपुलेशन 2022 में वो मिनिमम दिखाया जा रहा है, एटलीस्ट लगभग 3167 कैट्स हैं, इतने बाघ हैं। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ क्वाड्रिनियल सेंसस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, 4 साल में जो सेंसस आयोजित होती है टाइगर पॉपुलेशन की, उसके हिसाब से देखें तो 2022 में कितने टाइगर हैं, 3167। तो जो प्रीवियस इस प्रकार की एक्सरसाइज हुई थी 2018 में, जो एस्टिमेशन था वो था 2967 टाइगर का। तो ये काफ़ी अच्छा चांस है कि 2022 के जो नंबर हैं इनको रिवाइज्ड हम करें हैं अपवार्ड की तरफ एज ए फुल एनालिसिस ऑफ द सेंसस। नंबर्स रिमेन टू बी डन। अभी हालांकि पूरा जो डेटा है अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन कम से कम आप ये तो कह सकते हैं कि टाइगरों की संख्या हमारे देश में बढ़ी है। अब यहाँ से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी स्थापना के 50 साल हो चुके हैं। नोट करने वाली बात यह है, गवर्नमेंट ने 1973 से ही वे लोग कंसिस्टेंटली अपना ध्यान दिया है, अपना अटेंशन दिया है कहाँ पर, जो हमारे टाइगर हैं जो कि जनरली वल्नरेबल माने जाते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के चलते चलते एक्सटिंक्ट विलुप्ति की कगार पर हैं कई सारी कंट्रीज़ में, इनके ऊपर फोकस किया। कंटिन्यू टू पॉपुलेट इंडियाज़ फॉरेस्ट, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए गए। अब हम इस योग्य तो हो गए हैं कि टाइगर के जो नंबर हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं विदाउट रिलाइंग ऑन फेंस्ड रिजर्व। आप खाली बाड़े में ही उनको नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर हमें इंगेजमेंट देखने को मिलता है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ का इस प्रकार की कंजर्वेशन में। आर डिस्टिंक्ट ट्रेट ऑफ इंडियाज़ बिग कैट कंजर्वेशन अप्रोच, और ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यदि हम टाइगर लोगों को इतना बचा पाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि ये जो टाइगर की संख्या है ऑर्डेंड हुई है टू ग्रो इन परपीट्यूटी। यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक वर्ड यूज़ किया गया है ऑर्डेंड और दूसरा वर्ड यूज़ किया गया है परपीट्यूटी। इसका भी हम मीनिंग देख लेते हैं। एक वर्ड जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जैसे कि कहाँ पर चला गया ये, दिस डज नॉट मीन दैट टाइगर नंबर्स आर ऑर्डेंड। ऑर्डेंड का मतलब ये है तय हो जाना, कि ये जो सेंसस है वो बता रहा है कि फिक्स ही हो गया है कि इनकी जो संख्या है वो परपिट्यूटी में बढ़ती ही जा रही, मतलब निरंतर हमें ग्रोथ देखने को ही मिल रहा है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ टाइगर। इसमें वार्निंग दी जाती है कि ऑल ऑफ इंडिया का जो 5 मेन टाइगर जोन हैं वाइल लार्जली स्टेबल, यहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन का। इसके अलावा जो टाइगर का हैबिटाट है, आवास स्थल है, वो कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वेस्टर्न घाट,
वाइल वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स स्पॉट ग्लोबली माना जाता है, हैज़ आल्सो सम ऑफ इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलस टाइगर रिजर्व, जहाँ पर टाइगर रिजर्व भी बहुत सारे स्थापित करे गए हैं। 2018 में 871 यूनिक टाइगर्स की फोटोग्राफी यहाँ पर करी गई थी, लेकिन इस टाइम में केवल 824 ही कैप्चर्ड करे गए हैं। ओवर द ईयर देयर इज़ एन इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स आउटसाइड प्रोटेक्टेड रिजर्व। धीरे धीरे करके जब इनका जंगल ख़त्म हो रहा है तो ये जंगल को छोड़ करके जहाँ आदमी रहते हैं वहाँ पर घूमने फिरने लग गए हैं। इन द केस ऑफ वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये जो नंबर है हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, विथ ओनली पॉपुलेशंस विद इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टेबल, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। रिपोर्ट कह रही है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पर इनकी संख्या बढ़ नहीं रही है, स्थिर हो गई है। 10 हैं तो 10 के 10 ही हैं। 1973 में 9 टाइगर रिजर्व थे, आज के टाइम में 53 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप जो नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिजर्व हैं ये सुटेबल हैबिटाट हैं टाइगर्स के लिए, टाइगर के लिए ये सही जगह है। सीरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड टू हेल्प, हमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम इन जानवरों की सहायता कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी हमको देखने को मिली है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। वाइल्ड लाइफ जो हैबिटाट्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ का जो आवास स्थल है, ये फेस कर रहा है बहुत सारे खतरों को, इसमें इंक्लूड है उनके आवास स्थल में हमको इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है। शेर और इंसानों के बीच में झड़प हम देख रहे हैं, अनरेगुलेटेड कैटल ग्रेजिंग हो रही है, कहीं भी गाय भैल आप चराने चले जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा आप जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फायर हो जा रही है, कहीं आपको माइनिंग का काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो ये खतरा आप पैदा कर रहे हैं टाइगर की टू सस्टेन पॉपुलेशन ऑफ अप टू 4,000 इनकी संख्या तक ये ठीक है। एंड विद एक्सपांडेड एफर्ट्स एट इम्प्रूविंग फ्लैजिंग रिजर्व दिस नंबर कैन इंक्रीज, और यदि आप रिजर्व की संख्या बढ़ाते हैं इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम देख रहे हैं, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को डिलीट किया जा रहा है, पार्टिकुलरली जो मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे उनके पार्ट को हटाया जा रहा है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। वाइडर ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन आर नीडेड इन शेपिंग द करिकुलम, यदि सरकार चाहती है कि वो पाठ्यक्रम तैयार करे तो इसके लिए काफ़ी व्यापक और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंसल्टेशन करने की उसको ज़रूरत थी। एनसीईआरटी के द्वारा विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से कई हिस्सों को मनमाना और चोरी छिपे हटा देना खराब विश्वास और व्यावसायिकता की कमी को दिखाता है। लेकिन राजनीतिक माहौल ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर आप कोई आश्चर्य वाला सिचुएशन नहीं देखते, आप इसको आश्चर्य का माहौल नहीं समझ सकते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी राजनीति के केंद्र में सभी क्षेत्र में एक नए ज्ञान पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया है। जिन जिन चीज़ों को हटाया जा रहा है एनसीईआरटी से, कुल मिलाकर के इनमें गांधी के लिए हिंदुत्व, चरमपंथियों को नापसंदगी, उनकी हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध, मुगलों के इतिहास पर पूरे अध्याय, ठीक है। क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिल रहा है, एमंग द की डिलीटेशन विच एनसीईआरटी डिस्क्राइब एज रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस, उनका कहना है कि हम सिलेबस को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया है
कि आप जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको नापसंद कर रहे हैं। ठीक है। डिसलाइक ऑफ हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट फॉर गांधी, बैन ऑन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आफ्टर हिज असैसिनेशन, एंटायर चैप्टर ऑन हिस्ट्री ऑफ मुगल्स। मुगल से पूरा चैप्टर ही आप ख़त्म कर दे रहे हैं। रेफरेंस टू द 2002 कम्युनल रियोट इन गुजरात, इसको आप ख़त्म कर दे रहे हैं। नक्सलाइट मूवमेंट हट जाएगा। इमरजेंसी एंड डिस्कशन ऑन सोशल मूवमेंट। इतिहास के जो टेक्स्ट होते हैं इनको टारगेटेड किया गया है पार्टिकुलरली। इसके साथ साथ में 250 जो हिस्टोरियंस हैं जो कि लीडिंग इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जिन्होंने प्रिपेयर किया खुद को एक प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन के माध्यम से, वाइड रेंजिंग डिस्कशंस वर आर केल्ड इन द डार्क। मतलब आपने डिस्कशन को अंधेरे में डाल दिया, कंसल्टेशन को अंधेरे में डाल दिया, इसके बाद आप आंख मूंद कर किस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। इस प्रकार के चेंजेस हमको न केवल स्कूल की टेक्स्ट बुक में ही देखने को मिल रहे हैं बल्कि अदर जगह भी देखने को मिल जाते हैं। यूजीसी ड्राफ्ट सिलेबस, यूजीसी सिलेबस को ड्राफ्टिंग करने का काम करता है। बैचलर लेवल हिस्ट्री या ये भी टारगेटेड हुई है। लीडिंग टू ए पेनली प्रिजुडिसाइड एंड इरेशनल परसेप्शन ऑफ आवर पास्ट, ऐसा कहना है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का। हमें पता है कि जो नॉलेज कंटिन्यूसली एक्सपांड होते जाता है, उसका विस्तार कंटिन्यू होते जाता है। सिलेबस का जो रिवीजन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। आप यंगर जनरेशन को क्या पढ़ा रहे हैं? एक सामूहिक डिसीजन होता है सोसाइटी का, इन विच फॉर्मल एजुकेशन इज़ ए क्रिटिकल पार्ट, और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो है फॉर्मल शिक्षा। भारत में राष्ट्रीय एकता, आलोचनात्मक सोच, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा का विकास हुआ है। जैसे कि कोई भी समाज परिपक्व होते जाता है वो अतीत के गहरे प्रकरणों को अधिक समानता के साथ में यूज़ करने में सक्षम हो जाता है। और जब आप देख रहे हैं, ठीक है, कि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से सद्भाव नहीं, यदि आप संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं तो माहौल विषैला हो जाता है। भारत की वृद्धि और विकास लगभग पूरी तरह से इसकी बढ़ती युवा आबादी को व्यावसायिक और सामाजिक कौशल के साथ शिक्षित करने और युवाओं को एक बहुलवादी राष्ट्र के देखभाल करने वाले नागरिकों के रूप में आकार देने पर निर्भर करता है। सामंजस्यपूर्ण फ्यूचर के निर्माण के लिए इतिहास की त्रासदियों को न दोहराने के उद्देश्य से उन्हें इतिहास से सीखना चाहिए। सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम को आकार देने में व्यापक, अधिक पारदर्शी परामर्श की ज़रूरत है। सामंजस्यपूर्ण भविष्य के निर्माण के लिए इतिहास की आपको त्रासदी को दोहराना नहीं है। यदि आपको पाठ्यक्रम चेंज करना ही है तो इसके लिए आपको डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं वो किसी भी पार्टी के जो नेशनल लेवल का दर्जा है वो उसको कैसे करके मिलता है। ये काम किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। वो टाइम पर क्या है रिव्यू करते रहता है कि किस पार्टी को नेशनल लेवल का दर्जा दिया जाना है, और यदि कोई नेशनल लेवल की पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसका दर्जा समाप्त करना। इलेक्शन कमीशन कंटिन्यू रिव्यू करते रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर में, और इस हिसाब से उसने कुछ पार्टी जैसे सीपीआई, एनसीपी और टीएमसी, इनको कुछ नोटिस भी भेजा था कि हम आपका नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है उसको हटा देंगे। और यदि हम इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के कानून की बात करें, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 चलता है। एक पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एज ए नेशनल पार्टी इफ़ इट फुलफिल सर्टेन कंडीशन।
नेशनल पार्टी स्टेटस। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एज ए नेशनल पार्टी यदि इसके जो कैंडिडेट सिक्योर करते हैं एटलीस्ट 6% वोट पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट। 4 स्टेट में आपको 6% सीट जीतना है। कहाँ पर? लोकसभा या फिर असेंबली के विधानसभा के इलेक्शन में। पार्टी के पास में एटलीस्ट 2% लोकसभा की सीट होना चाहिए। सीट्स इट्स कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट। और आपके जो कैंडिडेट हैं एक राज्य में नहीं होना चाहिए, कम से भी कम 3 स्टेट में तो होना चाहिए। नेशनल पार्टीज में कौन कौन है अभी? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिसको बोलते हैं। अब जैसे कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी उसको नेशनल लेवल का दर्जा मिल गया है, अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। अब नरेंद्र मोदी को वो टक्कर दे सकती है। और कोई भी जो पार्टी है अपना स्टेटस कैसे करके डाउन कर देती है, ये एक बार यदि आप नेशनल लेवल की या फिर स्टेट लेवल की पार्टी बन गए हैं तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी है रिटेन कर लेती है इसके स्टेटस को इररिस्पेक्टिवली ऑफ इट्स परफॉर्मेंस इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगले इलेक्शन में आपका परफॉर्मेंस कैसा है उस हिसाब से आपकी जांच पड़ताल करी जाती है। ये अपने स्टेटस को खो देगा यदि आप जो है ऊपर की जो कंडीशन है उनको खो देते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। तो विधानसभा के सक्सेसिव इलेक्शन देखे जाते हैं, जैसे एक बार देख लिया फिर अगला चुनाव में देख लिया, इसके बाद फिर आपका जो स्टेटस है उसको हटा दिया जाएगा यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो फ्रंट पेज पर ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर ये आ गई है कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आम आदमी जो है नेशनल पार्टी बन गई है, लेकिन तृणमूल और सीपीआई और एनसीपी इन्होंने अपने स्टेटस को लॉस कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है ये बन गई है एक स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। कहाँ कहाँ पर? जब अभी जो गुजरात का असेंबली पोल्स हुआ था वहाँ पर। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कम्स आफ्टर कर्नाटका हाई कोर्ट डायरेक्शन। वो भी देखिए इलेक्शन कमीशन ने कब जाकर के उनको ये ऑर्डर दिया है, तब जब किसी हाई कोर्ट ने उनको बोला है। इन ए बिग बूस्ट टू द अरविंद केजरीवाल लीड आम आदमी पार्टी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंडे के दिन प्रदान कर दिया है एक स्टेटस, मतलब नेशनल पार्टी का स्टेटस। इसके अलावा 2-3 जो पार्टी है जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनका स्टेटस छीन लिया गया है। विद द रिमूवल ऑफ द एनसीपी, सीपीआई एंड तृणमूल कांग्रेस, आज के टाइम में केवल 6 पार्टी ऐसी हैं जो कि नेशनल लेवल पर हैं। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड बहुजन समाज पार्टी और लेटेस्ट एडिशन ऑफ द आम आदमी पार्टी। तो ये 6 जो पार्टी हैं इनके नाम हमको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नेशनल लेवल की बन गई है, इसने लगभग 13% वोट शेयर हासिल कर लिया है। इसके अलावा 5 सीट हैं इसकी कहाँ पर? गुजरात असेंबली पोल्स में इस साल के पहले। मेकिंग इट ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। 4 स्टेट में इस स्टेट पार्टी बन गई है, ये दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में। इलेक्शन कमीशन का जो अनाउंसमेंट ऐसे टाइम में आया है जब जाकर के हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है। इट टू पास ऑर्डर बिफोर 13 अप्रैल इन द मैटर। कर्नाटका पोल्स ऑन मई 10, क्योंकि कि कर्नाटका का जो चुनाव है वो 10 मई को होने वाला है। तो आम आदमी का पहला इलेक्शन होने वाला है एज ए नेशनल पार्टी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा कदम उठाया गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि आप ये बताइए 10 मई को चुनाव होने वाला है और अभी तक आपने पार्टी का स्टेटस तक प्रोवाइड नहीं किया है। वो इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा था कहीं आम आदमी पार्टी जीत ना जाए करके। ये भी एक प्रकार से ऐसा रीज़न हो सकता है।